नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा। हम लोग आज एमए द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल 7वें प्रश्न पत्र में जो प्रयोगवादी एवं प्रगतिवादी काव्य है उसके अंतर्गत नागार्जुन की एक कविता बसंत की अगवानी, इसकी पाठ और व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि नागार्जुन जनवाद के बहुत प्रमुख और बड़े कवि हैं और इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में तरौनी गांव में हुआ था। नागार्जुन अपने प्रकृति और परिवेश से बहुत गहराई से जुड़े रहने वाले कवि हैं। अगर हम हिंदी की बोलियों और उपभाषाओं की बात करें तो नागार्जुन मूल रूप से इसमें मैथिली बोली और भाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये नागार्जुन की बड़ी अलग विशेषता है कि उनकी कुछ कविताएं कई भाषाओं में भी प्राप्त हुई हैं। जैसा कि ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि नागार्जुन की कुछ कविताएं पंजाबी में भी मिली हुई हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपने कविताओं के अंत में वो समय, तिथि और रचना काल अवश्य ही अंकित कर देते हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी अभी रचनाएं सामने आने बाकी हैं। तो खैर ये सब तो समय के साथ चलता रहेगा, लेकिन अभी हम लोग नागार्जुन की जिन कुछ मुख्य विशेषताओं पर बात करना चाहेंगे उसमें एक बड़ी प्रमुख बात ये है कि नागार्जुन जनता के अपने कवि हैं। प्रकृति और परिवेश को बड़ी गहराई से उतरकर देखने वाले कवि के रूप में नागार्जुन की पहचान उन्हें दूसरे कवियों से अलग करती है। जैसा कि आप इस कविता में देखेंगे, बसंत की अगवानी, कवि बसंत के अगवानी की बात करता है और उसकी तैयारी करता है, लेकिन उसका प्रेक्षण, उसका दृश्य विधान कितने सूक्ष्म तरीके से ले आता है, ये नागार्जुन की काव्य की अपनी विशेषता है। जैसा कि हम पहले के अपने पूर्व पाठों में भी बता चुके हैं कि नागार्जुन सहजता में भी विशिष्टता का ज्ञापन देने वाले अद्भुत कवि हैं। तो हम सबसे पहले कविता की थोड़ा पहले पाठ कर लेते हैं, उसके बाद इसकी विवेचना और व्याख्या में प्रस्तुत होंगे। तो बसंत की अगवानी नागार्जुन की एक कविता खिचड़ी विप्लव देखा हमने, इस काव्य संग्रह से जो कि 1976 में प्रकाशित हुआ था उससे ली गई है। और कविता रंग बिरंगी खिली अधखिली किस्म किस्म की गंधों स्वादों वाली ये मंजरियां तरुण आम की डाल डाल टहनी टहनी पर झूम रही हैं कुसुमाकर को ऋतुओं के राजाधिराज को। कविता का ये प्रथम अंश है। इसमें कवि बड़े सहज और सुंदर तरीके से बसंत की अगवानी को प्रस्तुत हो रहा है। और बसंत की अगर हम बात करें और उसमें आमों की बात न हो तो ये कुछ बात बन नहीं पाती। वैसे भी मिथिला प्रांत में और खास करके उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में आम बहुत ही लोकप्रिय और जन सामान्य की आवश्यक वस्तुओं में शामिल है। बाबा नागार्जुन ने दूसरी कविताओं में भी अपने आम और उसके स्वाद के बारे में बात की है, तो इससे पता चलता है कि बाबा नागार्जुन आमों के बारे में बहुत गंभीरता से और बहुत अच्छी उसकी पहचान रखते होंगे। तो खैर इसमें हम लोग देखते हैं रंग बिरंगी खिली अधकीली, रंग बिरंगी आम की जो मंजरियां, आम की जो गौर होती है, खिली और अधखिली, कुछ खिल गई है और कुछ आधी खिली हुई धीरे धीरे सामने आ रही है। रंग बिरंगी है आम की मंजरियों को भी अगर आप गौर से देखेंगे उसमें कई रंगों की मंजरियां आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई देंगी। उसमें कुछ लाल, कुछ हरितिमा लिए हुए, कुछ पीलापन लिए हुए, कई सारे। तो नागार्जुन यहाँ पर जो व्यक्त कर रहे हैं कि रंग बिरंगी खिली अधखिली किस्म किस्म की गंधों स्वादों वाली ये मंजरियां, किस्म किस्म की अलग अलग किस्म, देशज भाषा का इस्तेमाल हो रहा है,
किस्म किस्म की जगह पर किस्म किस्म की गंधों स्वादों वाली ये मंजरियां, गंध और स्वाद। सारे आमों की इतनी सारी प्रजातियां हैं, इस मामले में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस भारत देश में आम की इतनी सारी प्रजातियां हैं और सबका स्वाद और गंध भी अलग अलग होता है। बाबा नागार्जुन प्रकृति को बहुत करीब से जाकर देखते हैं और उसमें ये बात आती है, किस्म किस्म की गंधों स्वादों वाली ये मंजरियां तरुण आम की डाल डाल टहनी टहनी पर झूम रही है कुसुम आकर को ऋतुओं के राजाधिराज को। तरुण आम, जो एक निराला जी ने इसकी शुरुआत की थी, मानवीकरण अलंकार। तरुण आम, आम का वो पेड़ जो अभी बिल्कुल नया नया युवा हुआ है, उसके ऊपर कवि देख रहा है, उसकी डाल डाल और टहनी टहनी मोटी शाखाएं और उससे जो निकलने वाली पतली पतली शाखाएं हैं, उसके ऊपर आम की ये मंजरियां किस्म किस्म की आ गई हैं और झूम रही है, हवा के झोंकों में झूम रही है, चूम रही है कुसुमाकर। कुसुमाकर बसंत को कहते हैं, ऋतुओं के राजाधिराज को, ऋतुओं के राजाधिराज, ऋतुराज बसंत। बसंत को गहराई से देखने वाले कवियों की हिंदी साहित्य में बड़ी लंबी फहरिस्त है। इसमें हम चाहे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें या केदारनाथ अग्रवाल की बात करें या दूसरे भी और बहुत सारे कवि हैं, बसंत को सबने अपने अपने तरीके से अपने काव्य में प्रमुखता से जगह दी है और निराला जी ने भी तो बहुत अद्भुत प्रयोग किए हैं विषय बसंत को लेकर। लेकिन यहाँ पर जन सामान्य में बसंत का आना और प्रकृति के ऊपर उसका प्रभाव, नागार्जुन चूंकि जनता के कवि हैं इसलिए थोड़ा इनका प्रेक्षण का, इनका देखने का तरीका भी दूसरे कवियों से थोड़ा अलग है। तो झूम रही है, चूम रही है कुसुम आकर को ऋतुओं के राजाधिराज को। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आम की बौर, ये मंजरियां चूम रही है, झूम रही है बसंत को, ऋतुओं के राजाधिराज को। यहाँ कवि कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करता है, ये वाक्यांश को जोर देने के लिए कवि ने ऐसा प्रयोग किया है। हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। इनकी इछिलाहट अर्पित है छुई मुई की लोक लाज को, तरुण आम की ये मंजरिया, उदित जग की ये किन्नरिया, अपने ही कोमल कच्चे वृंतों की मनहर संधि भंगिमा, अनुपल इनमें भरती जाती ललित लास्य की लोल लहरिया। इसमें एक और वनस्पति आती है छुई मुई। एक छोटी सी वनस्पति आपने देखा होगा, बरसात के दिनों में अक्सर दिखाई देती है। इसमें विशेषता होती है, इसको अगर हम छू लें तो इसकी शाखाएं, इसकी टहनियां, बहुत छोटा पौधा होता है, वो सिकुड़ जाती हैं और नीचे की ओर झुक जाती है। तो इससे एक जो शब्द मिला, एक जो मुहावरा मिला छुई मुई, कभी उसको भी ले आता है। इनकी इठलाहट, इठलाहट, इन आम के मंजरियों की इठलाहट, इठलाना, एक चंचलता जो है उसको कवि दिखा रहा है। अर्पित है छुई मुई की लोक लाज को, छुई मुई, उसकी लोच और लाज, इनको समर्पित कर रहा है। तरुण आम की ये मंजरियां, उदित जग की ये किन्नरियां, उदित अर्थात करीने से, सुव्यवस्थित ढंग से रखा हुआ, सजाया हुआ, जग की ये किन्नरियां। किन्नरियां शब्द आप थोड़ा सा इसका एक अर्थ समझ लें। यक्ष, गंधर्व और किन्नर, हमारे प्राचीन मिथकों में एक बात आती है, किन्नर अर्थात जो स्वर्ग में गाने का, नाचने और गाने का काम करते थे। कभी इसको जोड़ रहा है लोक जीवन से। तो ये बड़े सुंदर लोग होते थे और इनका मुख्य रोजगार, इनका मुख्य पेशा नृत्य और गान प्रस्तुत करना था। तो किन्नरियां, उन किन्नर युवतियों की बात भी यहाँ कवि प्रस्तुत कर रहा है कि उदित जग की ये किन्नरियां, उदित सुव्यवस्थित ढंग से। कवि एक दूसरा संकेत ये भी दे रहा है, चूंकि बसंत कब आता है, शीत के समाप्त होने के बाद बसंत का आगमन होता है। तो इसमें बसंत आ गया है, जीवन में जो एक शीत के चलते अव्यवस्था आ गई थी, एक सिकुड़न आ गया था,
प्रकृति अब भी हंसने लगी है। उसमें एक लोक संगीत और नृत्य का भाव उत्पन्न हो जाता है। और बसंत को ऋतुराज हम इसलिए कहते हैं कि उसमें बड़े सुखद अनुभव होते हैं, प्रकृति का परिवेश पूरी तरह से बदल जाता है। तो कवि संकेत दे रहा है कि उदित जग की ये किन्नरियां अपने ही कोमल कच्चे वृंतों की मनहर संधि भंगिमा, अपने ही कोमल और कच्चे वृंत, वृंत अर्थात पत्तों के डंठल, उसकी मनहर संधि भंगिमा, जहाँ से निकलते हैं वो पौधों की डालियों से, टहनियों से, कभी उसको दिखाना चाहता है। अनुपल इनमें भरती जाती, अनुपल अर्थात प्रतिक्षण इनमें भरती जाती है ललित लास्य की लोल लहरिया। ललित अर्थात सुंदर, लास्य गीत और संगीत की जो इसमें बात आती है, भंगिमा आती है, उसको भरती जाती है लोल लहरिया, अति सुंदर लहर, लहर पैदा करना। कभी इसमें किन्नरियों से ये बिंब ले आता है कि जिस प्रकार किसी दरबार में जन सामान्य के बीच में जिस तरीके से अपने प्रस्तुति से जनमानस में एक उमंग और उत्साह की लहर पैदा कर देती है, उसी प्रकार इन किन्नरियों ने, जो बौर रूपी किन्नरियां हैं, अपने कोमल कच्चे वृंतों की मनहर संधि भंगिमा, पत्ते नए नए आए रहते हैं और उनमें एक विशेष किस्म का लय होता है जिसकी बदौलत ये झूमते रहते हैं। तो इनमें भरती जाती ललित लास्य की लोल लहरी, तरुण आम की ये मंजरियां, रंग बिरंगी खिली अधिक खिली। कविता का अंतिम दो ये पंक्तियां हैं कविता की, तरुण आम की ये मंजरियां। फिर से एक बार तरुण और आम की इन मंजरियों की बात आती है और रंग बिरंगी खिली अधिक खिली। कविता क्रमशः 3 बिंदुओं के साथ यहाँ पर समाप्त हो जाती है, यानी कि ये क्रम प्रकृति को जो निरीक्षण और देखने का क्रम है वो जारी है। तो हम कविता के कुछ और इसमें प्रमुख बिंदुओं पर अपना मंतव्य थोड़ा सा स्पष्ट कर लें, थोड़ा इन चीज़ों को हम लोग और गहराई से देख लें। नागार्जुन प्रकृति के बहुत गहरे रंगों में उतरकर देखने वाले कवि, जनजीवन में उतरकर इनकी पैठ इनको विशेष कवि का दर्जा तो देते ही है, साथ ही साथ प्रकृति के प्रति इनमें एक गहरा अनुराग भी उत्पन्न करती है और कवि उसको दिखाता भी है। नागार्जुन की बहुत सारी कविताओं में प्रकृति का रूप रंग उभर के आता है, लेकिन इसमें जो हम देख रहे हैं शब्दों का और मिथकों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग है। देशज बोली भाषा को अपने नागार्जुन कभी उससे परहेज नहीं करते, उसे एक उचित स्थान और सम्मान देने की हर कोशिश करते हैं। तो किस्म किस्म की गंधों और स्वादों वाली ये मंजरियाँ नागार्जुन बहुत गहराई से देखते हैं। अलग अलग गंध और अलग अलग स्वादों वाली ये मंजरियाँ, तरुण आम, एक जो नया नया युवा हुआ जिसपे पहली बार आम के बौर आए हैं, जो मंजरियाँ आई हैं, कभी उसको देख रहा है और उसको ऐसा महसूस हो रहा है चूम रही है, झूम रही है। चूमना और झूमना 2 शब्द वृत्तों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। कुसुमाकर को, ऋतुओं के राजा धीराज को, बसंत को, ऋतुराज को चूमने और उस खुशी में झूमने का बिंब यहाँ कवि प्रस्तुत करता है। इनकी इठलाहट अर्पित है, इनकी इठलाहट, इनका खिलखिलाहट, इनका चंचल पना जो है वो कवि समर्पित करता है, उसको जोड़ता है छुई मुई की लोच लाज को। लोच अर्थात जो एक लचक होती है, एक जो कोमलता होती है, कवि उसको उससे जोड़ रहा है, लोच और लाज। तरुण आम की ये मंजरियां, एक बार फिर ये पंक्ति आती है बीच में, तरुण आम। बार बार कवि संकेत देना चाहता है कि ये सारे बिंब, ये सारे दृश्य किससे जुड़े हुए हैं? तरुण से। इस कविता के बिंब में सारी जगह तरुणाई की बात आती है। उदित जग की ये किन्नरियां, उदित
अर्थात करीने से व्यवस्थित की हुई, उठाई हुई। लेकिन यहाँ पे कवि संकेत दे रहा है कहाँ से उठाया गया है। शीत बीतने के बाद जो बसंत का आगमन हुआ, जनजीवन जो थोड़ा उतर गया था अपने राह से, शीत ऋतु की जो कठिनाई है उससे उतरने की बात करता है कवि। और बसंत में जनजीवन जो थोड़ा रास्ते पर उभर कर आ रही है, कवि उसको देखता है और उसमें ये चित्र प्रस्तुत करता है कि उदित जग की ये किन्नरियां, उदित जग की ये किन्नरियां हैं जो लोक जीवन में, जन जीवन में अपने नृत्य और अपने संगीत से उसको संवेदना जगाने का काम करने आई है। अपने ही कोमल कच्चे वृंतों की मनहर संधि भंगिमा। बड़ा प्रेक्षण का दृश्य है। हम लोग आज प्रकृति से थोड़े से दूर हो गए हैं। हम जनजीवन में इतनी गहराई से पैठ लगा कर नहीं देखते, लेकिन कवि की विशेषता होती है कि वो इन चीज़ों को बड़े गहराई से देखता है और उसमें बहुत चिंतन के पश्चात रस भरने का काम करता है। नागार्जुन अपने इस प्रयास में कितने सफल हैं ये बताने की इसमें आवश्यकता नहीं है कि कवि ने किस तरीके से कोमल कोमल जो नए पत्ते आए हैं, हल्के गुलाबी और उनमें हरा जो मिला हुआ एक रंग होता है, एक अलग ही रंग दिखाई देता है। कवि उसको बड़े गहराई से देखता है, उसके वृंतों को बड़े कोमल, और उस मनहर संधि भंगिमा जहाँ से वो निकल कर अपनी टहनियों से जहाँ से निकल रहे हैं, अनुपल इनमें भारती जाती ललित लास्य की लोल लहरिया। ललित लास्य नृत्य का जो एक इसमें राग है, जो एक नृत्य की लय और शैली है, इनमें से प्रतिक्षण भरती जाती है और ये लहर जैसा पैदा कर देती है। पत्तों का थिरकने का इससे सुंदर बिंब और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। तरुण आम की ये मंजरियां रंग बिरंगी खिली अधिखिली। कविता का अंतिम दो पंक्तियां जो यहाँ पे कवि प्रस्तुत करता है, तरुण आम की ये मंजरियां रंग बिरंगी खिली अधिखिली। कविता यहीं आकर शीश हो जाती है और इसमें हम देखते हैं कि नागार्जुन ने अपने तरीके से इसमें कहीं कहीं पर कुछ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग मिलेगा। अलंकार के रूप में अगर हम देखें तो तरुण आम का बार बार उल्लेख करना एक मानवीकरण अलंकार का प्रयोग दिखाता है और मिथकों का प्रयोग भी इसमें कवि ने बड़े सुंदर तरीके से किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी तरह से कविता आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी। हम अगले अध्याय में एक और दूसरी कविता के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए